ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने बस आने ही वाला हूं और मैं भूपेश आनंद ये रहा आपके सामने। बेटा मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं लंदन। आज आपके सामने टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग नेम्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस रीडिंग का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहले इसका नाम खाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही होता था, बट अब इन्होंने थोड़ा सा नाम बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब रीजन क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? दैट इज कन्फ्लिक्ट्स। क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं? व्हाट आर द रिस्क्स? व्हाट आर द मैकेनिज्म्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो मैं भूपेश आनंद बेटे आज एक नई रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बड़ी इजी सी रीडिंग है। अगर आपने लॉजिकली लेमैन ब्रदर्स, सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइंस, येस बैंक की केस स्टडीज को अगर थोड़ा सा ऊपर से भी देखा हुआ है तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आ जाएगा। एनरॉन की बातें करेंगे, दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस घर में बड़े बूढ़े कंट्रोल नहीं करते बच्चों का, उन बच्चों का क्या हाल हो जाता है। इट मीन्स व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट बिफोर दैट I will be telling you need of corporate governance, but before that I will be telling you the conflict. तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, छोटा सा रीडिंग है, 3 लर्निंग आउटकम है, बट मैं कुछ लेक्चर्स ज्यादा लेने वाला हूं बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट और हाईली टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन कर दें। आज का पहली रीडिंग, पहला प्यार, पहली बात अपना लिखें। न्यू रीडिंग ग्रेट मॉर्निंग करके लिखें। मैंने लिखा जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें 4 बातें लिखी नीचे, शायद आपको दिख रही है नहीं दिख रही। कन्फ्लिक्ट्स, मैकेनिज्म्स, रिस्क एंड बेनिफिट। आज मैं लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहा हूं दोस्त। आज का ये जो लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 1 है और कमर सीधी करके बैठे हुए हैं आप। आज हम लर्निंग आउटकम ए करेंगे, बट उससे पहले मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ बातें ऐसी रखूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग दिस रीडिंग। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप सभी कॉर्पोरेट इश्यूअर्स हम कर रहे हैं बेटे, हम कॉर्पोरेट इश्यूअर्स कर रहे हैं, वी नो दैट। I have already covered in corporate issuers। मैंने पहला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट इश्यूअर फीचर्स एंड ओनरशिप के ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स लेकर पूरा एक्सप्लेन किया आपको। फिर मैंने रीडिंग नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आई हैव टेकन 5-6 लेक्चर्स एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट। पहले जमाने में ये दोनों चीजें इसी चैप्टर के अंदर होती थी, दैट इज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट अब उन्होंने क्या किया, फॉर्म्स अलग कर दिए, स्टेक होल्डर्स को अलग कर दिया। मुझे लगता है आप ज्यादा सिस्टमैटिक वे में कर दिया। कंसेप्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नेम्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसमें 4 बातें, कन्फ्लिक्ट्स की, मैकेनिज्म की, रिस्क की एंड बेनिफिट्स की। बेटे हम ये करने जा रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इनके लर्निंग आउटकम्स बताने जा रहा हूं कि हाउ मेनी लर्निंग आउटकम्स आर देयर माय डियर फ्रेंड। देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स में भी 3 लर्निंग आउटकम्स थे, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर में भी 3 थे, यहां पर भी 3 है। बट यहां लेक्चर एक तो ज्यादा लगने वाले हैं बिकॉज मैं यहां पर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं सबसे पहले नीड बताऊंगा। खाली एक होता ना फॉर्मेलिटी की, जो उन्होंने बताया बता दिया जी, काम खत्म नहीं यार। आई विल बी रिलेटिंग विद केस स्टडीज। मैं लेमैन ब्रदर की केस स्टडी करूंगा, मैं एनरॉन की केस स्टडी करूंगा, मैं येस बैंक की केस स्टडी करूंगा, मैं विकिपीडिया में लेके जाऊंगा। मैं आपको बड़े सारे केस स्टडीज से रिलेट करके बताऊंगा दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री, मैं ये भी बताऊंगा। what is what I mean by insider trading, what I mean by relationship transactions, हम देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे। आपको A to Z सारी बातें बताऊंगा और शायद 1-2 बातें ज्यादा बता दूंगा which are not there in curriculum as well as in Squazer। बट भूपेश आनंद ने प्यार किया यार। अगर आपने मेरे से प्यार किया तो कमर सीधी करके बैठेंगे, रजिस्टर ओपन करेंगे। एटलीस्ट ये 3 लर्निंग आउटकम आज लिख डालिए। नो डाउट ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट लिखने से क्या है, आपकी ज्यादा दोस्ती हो जाएगी। तो पहला लर्निंग आउटकम लिखिए विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। पहला है जी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करो, वो कहता है। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय प्रिंसिपल, व्हाट आई मीन बाय एजेंट। वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म्स, we will see that in which form they are talking of,
एंड फिर वो कहता है जी एंड कंफ्लिक्ट दैट मे अराइज, और लड़ाई झगड़े जो हो सकते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन स्टेक होल्डर ग्रुप्स। इसका मतलब वी हैव सीन इन लास्ट रीडिंग दैट व्हाट आई मीन बाय स्टेक होल्डर्स। I mean you are all aware of shareholder is a stakeholder, debt holder is a stakeholder, lenders are the stakeholder, employees are the stakeholder, creditors are the stakeholder, customers are the stakeholder, government is a stakeholder, society is a stakeholder। तो उनके बीच में लड़ाई के कारण बताओ। बेटा लर्निंग आउटकम ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्टेबल है, बार बार आता है। और लर्निंग आउटकम नंबर बी अगर आप ध्यान से देखें तो अब हमें ये समझ आ गया कि लड़ाई हो रही है ना। अभी हम देखेंगे आज के लेक्चर में इन लर्निंग आउटकम नंबर ए दैट व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, बिकॉज देयर आर टू थॉट्स, टू सेपरेट थॉट्स। जब भी दो विचारधाराएं अलग अलग होती हैं तो आप ये समझ लीजिए लड़ाई होने का चांस है। तो उसको गवर्न कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो नेक्स्ट अगर आप लर्निंग आउटकम बी देखें तो बेटा बी है डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं खाली डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं भूपेश आनंद आपको इसमें बताऊंगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एक लेक्चर तो मेरा केस स्टडीज में चला जाएगा, क्योंकि जब मैं नीड की बात करूंगा तो लेमन ब्रदर्स बताऊंगा, एनरॉन बताऊंगा, यस बैंक की केस स्टडी करूंगा, so that you can get an idea that why there is a need of corporate governance and why there is a need of internal control, and then we will switch to what is the meaning of corporate governance and mechanisms to manage stakeholders relationship and mitigate एसोसिएटेड रिस्क। आराम से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सीएफए यूएसए इंस्टीट्यूट ने एक लर्निंग आउटकम दिया तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल दिए जो हाईली टेस्टेबल हैं। जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लिखना, मैं फिर कह रहा हूं लर्निंग आउटकम नंबर बी लिखना, कमर सीधी करके बैठना, झुक के बिल्कुल बैठना नहीं है। मोबाइल फोन बंद कर दो। आज नई रीडिंग है और पहला लेक्चर है, पहला पहला प्यार, आपको पता ही है कितना जोश होता है। डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैकेनिज्म्स टू मैनेज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड मिटिगेट एसोसिएटेड रिस्क। वी विल सी टू दैट व्हाट आई मीन बाय मैकेनिज्म, हाउ आई कैन मेंटेन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। हम देखेंगे लर्निंग आउटकम नंबर सी। बेटे तीन ही लर्निंग आउटकम्स हैं। पोटेंशियल रिस्क ऑफ, अगर आप अच्छी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं करेंगे, अगर पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों का कि वो मोबाइल फोन में क्या देख रहे हैं, पढ़ाई कब कर रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये रीजन हो सकता है कि वो बच्चे बिगड़ जाए। इसी तरह से अगर कॉर्पोरेट एंटिटी की पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगी तो फिर क्या होगा, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, उसमें रिस्क होंगे, रिस्क हो सकते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, सीएफए करिकुलम करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, मतलब करिकुलम स्क्वायर पढ़ना नहीं है, खाली क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए बेटे डायरेक्टली, ये टेस्ट है, मैं आपको आज ओपन चैलेंज कह रहा हूं, आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको कीजिए, जो केस स्टडीज में कहता हूं उसको कीजिए। डायरेक्टली पहले स्क्वायर कीजिए के क्वेश्चंस, फिर करिकुलम के, फिर कैंडिडेट सोर्सेज के, और फिर मॉक टेस्ट। 90% आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे। क्या बात करते हो बेटा, आपको क्या पता मैं किस तरह से लॉजिकली एक एक वर्ड पे तवज्जो दे रहा हूं। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था सीएफए यूएसए पार्ट 1 का, तो मुझे पता है यार बड़ी दिक्कत आती है, एक एक वर्ड को उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन असिमेट्री, अब इंफॉर्मेशन असिमेट्री अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, you know, in every subject in this CFA level 1. So we will see what I want to say you in regard to information asymmetry. So the point is, this whole study material, this whole reading is totally revolving around corporate governance. But before corporate governance, they have seen that what are the conflicts for that, why there is a need for that, and what are the benefits or what are the losses or what are the pros and cons of corporate governance. 3 लर्निंग आउटकम है। पहले जमाने में एक ही होता था। आइए बेटे करते हैं ना, शुरू करते हैं बेटे कहानी किस्मत की, बड़ा मजा आएगा। आपके सामने मैं 4 5 6 कंसेप्ट भी लेकर आया हूँ बेटे, बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट हैं। आपको जैसे पता ही है कि वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आई मीन बाय फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट बिकॉज यहाँ पर दोबारा से मुझे प्रिंसिपल एजेंट बताना है,
तो मुझे हल्का सा हिंट फिर देना पड़ेगा. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आई नो दैट यू हैव सीन दैट, बट द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट जो लर्निंग आउटकम नंबर ए में डिस्कस करना है, वो दैट इज रिलेटेड विद द कॉर्पोरेशन, दैट इज रिलेटेड विद द लिमिटेड कंपनी. सो आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स. नो डाउट देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स, बट हमारे को सीएफए इंस्टीट्यूट ने कहा वही हमारा माई बाप है. तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, बेटे उसी ने पास करना है. तो आप कहेंगे जी 4 ही फॉर्म्स होती है जो आपने बोली है. एक क्या होती है? प्रोप्राइटरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, एक कंपनी होती है. बट इंडिया में सोसाइटी भी होती है, ट्रस्ट भी होता है. हम नहीं जा रहे ना उसमें, हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम 4 ही देखते हैं. अर्जुन जैसे खाली आपको चिड़िया की आंख ही देखनी और कुछ दिख ही नहीं रहा. गुरुदेव, जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते थे अर्जुन से, अर्जुन क्या लगा यार, कहता तो गुरुदेव मुझे कुछ दिखता ही नहीं, मुझे तो खाली आंख ही दिखती है. मछली की आंख या चिड़िया की आंख? आपको 4 ऑर्गेनाइजेशंस दिखनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय प्रिंसिपल, व्हाट आई मीन बाय एजेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एंड व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो मैंने कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं. मैंने इन 3 लर्निंग आउटकम को बताने के लिए 6-7 कंसेप्ट बनाए हैं. कंसेप्ट नंबर 2 मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताऊंगा, जबकि आज के लेक्चर में आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इवन इन लेक्चर 2 आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आज का लेक्चर हिंदी में, अगला लेक्चर इंग्लिश में. मैं खाली बात करूंगा प्रिंसिपल एजेंट की, मैं खाली बात करूंगा एजेंसी थ्योरी की, मैं खाली बात करूंगा कन्फ्लिक्ट की, मैं खाली बात करूंगा स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट्स की, बस. ताकि लेक्चर 1 और 2 से आपका बेस तो बन जाए. हिंदी और इंग्लिश बेबी को बेस पसंद है. लेक्चर 3 और कंसेप्ट 3 स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट. कंसेप्ट नंबर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड कमिटीज, वी विल डिस्कस टू दैट. कंसेप्ट नंबर 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेक होल्डर. मैंने कहा ना, मैं इस रीडिंग में 1-2 कंसेप्ट्स आपको ज्यादा बताऊंगा, इवन इफ दे आर नॉट इन योर लर्निंग आउटकम, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आइए जी, आइए, मैं आज अपनी कहानी को शुरू करने वाला हूं. मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए मुझे कि आपके हिसाब से प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता. ये मैंने लिखा, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फॉर्म्स. यू नो देयर आर डिफरेंट लीगल फॉर्म्स, वी हैव ऑलरेडी सीन इन सेपरेट रीडिंग. यू नो, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी. यहां तक तो बात समझ आती है कि पार्टनर्स खुद भी काम कर सकते हैं और जनरली खुद ही करते हैं. बट अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करें, लिमिटेड कंपनी की बात करें, अगर हम बड़े रूप की बात करें, तो बेटे ओनर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, और एक्चुअली में जो उसकी ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, उनकी सीनियर मैनेजमेंट अलग होती है. मतलब ओनर्स के पास, क्योंकि वो उन बेचारों के पास तो थोड़ा सा शेयर है ना उस मार्केट, उस कंपनी का कुछ ओनरशिप थोड़ी सी है ना. They cannot take strategic decisions. Rather, a group of investors, a group of shareholders, they will appoint, in the annual general meeting, their board of directors. मुकेश अंबानी को अपॉइंट किया शेयर होल्डर्स ने. शेयर होल्डर्स खुद नहीं करते. अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका दूसरा नाम है ओनर्स. अच्छा, उनका दूसरा नाम है इक्विटी, खाली इक्विटी भी कह सकते हैं, उनको प्रोप्राइटर्स फंड भी कह सकते हैं. बट मैं आज से उनको प्रिंसिपल भी कह सकता हूं, बिकॉज वो प्रिंसिपल हैं. बेटे, मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. आप दूर मत चले जाना. मास्टर का मतलब क्या होता है? इंप्लॉयर. और दूसरा कौन होता है? इंप्लॉई. बेटे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट का शेयर होल्डर से एम्प्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है. एक एग्रीमेंट होता है कि एजेंट प्रिंसिपल के रख रखाव के लिए as a watchdog, as a custodian, will see the interest of these shareholders because they have invested their hard-earned money. So the relationship of those shareholders and those public, and those board of directors, that is not a employer-employee relationship. That is not a master-servant relationship. Rather, that relationship is प्रिंसिपल एंड एजेंट. अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि उन 4 फॉर्म्स में से
मैं खाली अब जो प्रिंसिपल एजेंट की बात कर रहा हूं बेटे वो कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन कॉर्पोरेट एंटिटी द ओनर्स, इट मींस द शेयर होल्डर्स, इट मींस द शेयर होल्डर्स, इट मींस द प्रिंसिपल, आज से हम इनको बोलेंगे प्रिंसिपल, who manage, they appoint or recruit board of directors in the annual general meeting, and then board of directors they appoint, you know, the senior management, the CFOs, the EO, the production managers, जो एक्चुअली में काम करते हैं, जो एक्चुअली में वर्क करेंगे। इसका मतलब ओनर्स अलग होते हैं और एजेंट अलग होते हैं। मैं मैनेजर्स को भी एजेंट बोलूंगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एजेंट्स बोलूंगा बेटे। अब सवाल ये आता है कि लर्निंग आउटकम ए CFA USA इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस रीडिंग में क्यों पहला लर्निंग आउटकम ए रखा और क्यों यूज किया वर्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर ग्रुप्स। अभी देखेंगे, पहले आप प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप समझ तो लो। आपको यह तो पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स जो है उनको क्या सोचते होंगे। आप थोड़ी देर के लिए शेयर होल्डर बन जाओ, let you be a shareholder of Ranbaxy company, let you be a shareholder of any company, let it be you are a shareholder of HCL or you are a shareholder of Apollo Tyres, कोका कोला के बनना है बन जाओ, पेप्सी के को बन, जिसके बनना बन जाओ भाई साहब बनो। और अब आप सोचो कि अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर होते तो क्या सोचते हो उस कंपनी के लिए कि उस कंपनी को क्या करना चाहिए। जैसे होता है ना क्रिकेट मैच में, IPL में आप कहते हो यार चौका ऐसे मारना था, इसको ऐसे करना था। मतलब आप अगर सचिन होते या आप विराट कोहली होते तो चौके छक्के किस तरह से मारते, आप अपने हिसाब से कई बार बोलते हो। मैं आज आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं, लेट यू बी अ ओपन शेयर होल्डर, लेट यू बी अ ओनर, यू नो, नाउ प्लीज टेल मी, यू हैव इन्वेस्टेड योर हार्ड अर्न्ड मनी इन अ कंपनी, नो व्हाट आर योर थॉट्स, आपके क्या विचार होंगे। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना यार, खाली ऐसा थोड़ी कि LOS में दिया है ये कर देते हैं ऐसे 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 खत्म नहीं यार। फिर भूपेश आनंद के लेक्चर्स जो इस तरह एनर्जेटिक हैं, बाकी सबसे डिफरेंट तो होने चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, इफ यू बिकम अ शेयर होल्डर देन व्हाट आर योर स्कूल्स ऑफ थॉट, व्हाट आर योर विचारधारा। आप क्या मन में सोचोगे कि वो कंपनी बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर ले, वो कंपनी क्या करे, डाइवर्सिफाई करे, वो कंपनी रिस्क ले, वो कंपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे, वो कंपनी यू नो जैसे जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है should go for it, should invest in it, so that the brand value increases, so that the market price per share will increase, so that shareholders become wealthier, shareholders अमीर बन जाएं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव रहता है शेयर होल्डर्स का, और उसके लिए वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। यही तो होगा, यही तो सोचोगे। या आपको डिविडेंड ज्यादा मिले, आप सोचोगे यार नहीं तो डिविडेंड तो दे दो। अब आप उनके पॉइंट से सोचो, उनके कौन एजेंट कौन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन, सीनियर मैनेजमेंट। बेटे वो लोग काम कर रहे हैं, मेन ऑपरेशंस वही संभाल रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगी। अगर प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो उनको उसके ऊपर इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। अब आप ये बताइए, अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं जिसमें अभी शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, अब आप CFA USA का कोर्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या पता लेवल 1 के बाद उतनी ज्यादा सैलरी ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ही तो बढ़ता सब कुछ। अब now that senior management they will not be interested in diversifying because they know that if they diversify there will be longer gestation period, there will be longer lead time, और अगर gestation period लंबा होगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा तो उनके बोनस में और प्रॉफिट और उनके इंसेंटिव्स में डिफरेंस आएगा। इट मींस एजेंट्स कुछ अलग सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो रिसोर्सेज का उस तरह से बेनिफिट नहीं ले रहे। अगर एज ए ओनर होते हैं वो मिसयूज भी कर सकते हैं, दे कैन टेक द पर्सनल बेनिफिट्स, they can take the benefit of information asymmetry। यही तो मैंने बताना है कि what I want to say you in regard to information asymmetry। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद पहली बात आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप का एक्चुअली में मतलब क्या है, एज पर विकिपीडिया, एज पर CFA इंस्टीट्यूट, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए, यू नो। आइए मैं भूपेश आनंद
एक बात छोटी सी चाहता हूं कि आप लिख लें, अगर आपने नहीं लिखा तो भाई साहब लिखना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा कॉर्पोरेट एंटिटी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स एंड द पर्संस हु आर डूइंग एक्चुअल ऑपरेशंस। व्हेन आई से ओनर्स, दे आर द शेयर होल्डर्स। व्हेन आई से द शेयर होल्डर्स, it means they are not the persons who are doing those strategic decisions, rather the management, rather the top level people, rather the board of directors. Now their relationship is principal and agent. Now they have two schools of thought, and this is also named as agency theory or agency problem. होगी आप, मैं एज ए अभी आपको CFA USA के लिए पढ़ाई करा रहा हूं, मेरे को स्कूल्स ऑफ थॉट हो सकते हैं। मैं जान के एक लेक्चर इंग्लिश का भी रेस करता हूं, आपको लगेगा शायद आपका टाइम वेस्ट है, मेरे को नहीं लग रहा टाइम वेस्ट है। मुझे लग रहा है कि जो इंग्लिश ऑडियंस है वो भी देखे, और आप अगर इन केस यू आर डूइंग CFA और अगर आप इंग्लिश के लेक्चर समझ नहीं आते तो बेवकूफ है आप। इट मीन्स आई कैन हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यू कैन हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, वी बोथ कैन हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, सो वी कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन दैट। मैं कहता हूं बीजेपी आएगी, आप कहते हैं कांग्रेस आएगी। मैं कहता हूं अमेरिका में रिपब्लिक्स आने चाहिए, आप कहते हैं नहीं डेमोक्रेट आने चाहिए अमेरिका में। तो आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, मेरे अपने काम बातें हैं, आपकी अपनी बातें, बट लड़ाई झगड़े के तो चांसेस होंगे। तो सिमिलरली ओनर और एजेंट के बीच में, मतलब शेयर होल्डर और एक्चुअल सीनियर मैनेजमेंट के बीच में प्रिंसिपल ओनर का रिलेशनशिप है और उनके थॉट्स अलग अलग हैं। इसलिए आपको ये लिखना है, कॉर्पोरेट एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय लाइक दिस, एंड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस वी कॉल इट एज अ एजेंसी इशू। वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में, कॉर्पोरेट इशूअर्स में इस बात को कहते हैं एजेंसी इशू। अभी मैं आपको रीजंस बताऊंगा। बेटे ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी और एजेंसी के कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे विच इंप्लाइज ओनर विल एक्सपेक्ट बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, which implies in the corporate governance the main concern will be agents, board of directors, management are working in the best interest of the owners. ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या मैनेजमेंट वही एक्शन ले रही है, क्या वही मर्जर्स कर रही है, क्या वही एक्विजिशंस कर रही है, क्या वही डिसीजंस ले रही है, क्या दोज इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, whether they have taken proper yardsticks for that which are for the benefit of shareholders, and I will say it is not. मैं ये आपसे कहूंगा कि नहीं हुआ ये, क्योंकि हम इंसान है यार, हम सब अलग अलग सोचते हैं। मैं कहता हूं, मैं एज ए भूपेश आनंद अलग सोच रहा हूं, आप एज ए स्टूडेंट अलग सोच रहे हो, वी आर बोथ डूइंग CFA चार्टर के कोर्स को कर रहे हैं। सिमिलरली आप बताइए, मुकेश अंबानी का थॉट प्रोसेस अलग होगा, उसके शेयर होल्डर रिलायंस के अलग होगा, कैसे सेम हो सकता है ना? अब मुकेश अंबानी को अपनी वाइफ को, नीता अंबानी को हेलीकॉप्टर देना है गिफ्ट में, तो क्या कुछ वहीं से पैसे विड्रॉ करेगा या उस कंपनी के बिहाफ में लोन ले लेगा? आप एज ए शेयर होल्डर कहेंगे यार क्यों लोन ले रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हमारे डिविडेंड कम मिलेगा। तो आप एज ए शेयर होल्डर सोच रहे हैं, मुकेश अंबानी को प्यार है नीता अंबानी से, नीता अंबानी के पॉइंट से सोच रहा है। तो मुकेश अंबानी एजेंट है, आप ओनर हैं, ओनर का मतलब प्रिंसिपल हैं, और उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी हमेशा आपके बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सोचे। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद अभी तक नहीं आया, बेटे नहीं आया अपने स्वभाव में। अभी धीरे धीरे मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट की मैंने एक कहानी, जो भी लिखा है, बेटे कहते हैं समझदार लोग लिखते हैं, बेवकूफ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कर लेंगे, लिख लेंगे। कब लिखोगे यार? 3 महीने बाद तो पेपर है भाई। थप्पड़ मारूं खींच के, कमर सीधी करके नहीं बैठ रहे। जो भी लिखा है उसको नंबर 1 कर दीजिए और इसको कर दीजिए नंबर 2। प्रिंसिपल एंड एजेंट is only relevant, we are discussing with corporation. When I say it is relevant with the corporation, now because in the corporation owners are there, directors are there, agents are there, so there comes a relationship of principal and agent. मैंने देखो कितनी मेहनत की होगी आपको ये बताने के लिए। ये देखिए, मैंने इनके चेहरे बनाए, एक प्रिंसिपल बनाया हरे रंग का और पीले रंग का एजेंट बनाया, और फिर नीचे लिखा इसके जो विचार हैं और इसके जो थॉट्स हैं नहीं मिल रहे। बेटे कई बार हस्बैंड के वाइफ के साथ नहीं मिलते, दोनों चार्टर होल्डर थे, दोनों की लव, दोनों मेरे लेक्चर में पढ़ते थे, दोनों की लव हो गया, दोनों की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद
डाइवोर्स हो गया क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते थे। वो अट्रैक्ट तो हुए, शादी तो हो गई, दोनों चार्टर होल्डर थे बेटे, दोनों चार्टर होल्डर होते तो उनकी वैल्यूएशन और होती, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पोर्टफोलियो रिस्क ऐसे तो निकाला था, बट अब वो अलग अलग हो गए क्योंकि दोनों के थॉट्स मिल नहीं रहे। इसी तरह से कई बार क्या, हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट के थॉट्स नहीं मिलते, एंड देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। डिफरेंट रीजंस हैं। मैं आज वो रीजंस पहले आपको बताता हूं कि ऐसे क्या रीजंस होंगे, बेटे उसके लिए मेरे को एक केस स्टडी लेनी पड़ेगी। मैं केस स्टडी की हेल्प से आज आपको उसके बताऊंगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, है ना। तो यहां पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इसको थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। 2 पॉइंट आप लिख चुके हैं, पहला आपने ब्लैक स्लाइड से लिखा था, दूसरा हैंड रिटन स्लाइड से लिखा था, तीसरा यहां से लिखा है। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता मैंने कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं बेटा तू सोई जा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रेफर्स टू ओनर्स इंप्लॉइंग एजेंट टू एक्ट इन देयर इंटरेस्ट। 10 बार बोल दिया भाई साहब, गला दर्द होने को आ गया। प्रिंसिपल एजेंट मीन्स इट मीन्स दोज पर्सन्स। प्रिंसिपल एजेंट कन्फ्लिक्ट, अब यहां से बात कहानी शुरू हो रही है किस्मत की। प्रिंसिपल एजेंट कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज एन एजेंट इज हायर्ड टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। आपने कंसाइनी किया होगा अपने जमाने में, अकाउंट्स अगर आपने लिया हो। कंसाइनर प्रिंसिपल होता था, कंसाइनी प्रिंसिपली एजेंट होता था। बेटे हम ये मान के चलते थे कि जो कंसाइनी है वो कंसाइनर के बेनिफिट के लिए ही वर्क करेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि एजेंट विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। ये तो बाय हेरिडिटी है यार, हम ये मान के चलते हैं यार, इट इज अ इनहेरिट एजम्पशन। बट मगर तगर होगा कुछ और। बट एजेंट इंटरेस्ट मे नॉट कंसीड एग्जैक्टली विद दोज ऑफ प्रिंसिपल। तो अब क्यों नहीं होता वो, उसके लिए मैंने एक बड़ी प्यारी 2 केस स्टडीज लूंगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल टेल यू दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजेंट एंड द प्रिंसिपल थॉट्स। सपोज कर रहे हैं मिस्टर रामलाल, मैंने यहां पे लिखा मिस्टर रामलाल, एक केस स्टडी ले रहा हूं सर आपके लिए। मिस्टर रामलाल, मैंने रामलाल का चेहरा बना दिया, मैंने कहा ये रामलाल है। मिस्टर रामलाल इज अ सीईओ, इट मीन सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है, ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटीज, बट आई ऑब्जेक्टिव कैन बी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आप सोचिए ना। अगर रामलाल सीईओ है एक कंपनी का, तो क्या लगता है आप भी जब सीईओ बन जाएंगे, अज्यूम करते हैं, या आप एज ए चार्टर होल्डर किसी कंपनी में वर्क करेंगे, क्या लगता है आप क्या सोचेंगे, क्या आपके मन में थॉट्स होंगे कि भाई साहब आपकी जॉब सिक्योर रहे और आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिले, दिवाली में बोनस मिले, और अलग से कैबिन मिले, अलग से गाड़ी मिले, अलग से बंगला मिले। इट मीन्स you will expect all these as a charter holder. You have done so much hard work, and you may be posted in America or in Canada or in London or in Australia, because you have done that chartered financial analyst USA degree as a course. So these can be your thoughts. Similarly, because I want to explain you something about principal and agent, so I am just taking a hypothetical example that Mr. Ramlal is a CEO of a corporate entity. Now you tell me what can be the different types of expectations which Mr. CEO, Mr. Ramlal will be expecting. It is very simple, my dear friends. Job stability can be objective. तो मैंने लिखा जॉब स्टेबिलिटी, गुड पे, है ना, ये सब कुछ ही होगा। अच्छा, गुड पे विच इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको अच्छे पैसे मिले, बट नेचुरल है पैसे तभी मिलेंगे जब प्रॉफिट होगा और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी करे, क्योंकि तभी उसका बेनिफिट होगा। ये होगा या नहीं होगा, मिस्टर रामलाल के दिमाग में बिल्कुल होगा। अब मैं आपको समझाने के लिए 2 कंसेप्ट्स ले रहा हूं, 2 ऑप्शंस ले रहा हूं कि अगर 2 डिसीजंस आई तो आप ये बताएंगे कि अगर आप सीईओ होते, आप रामलाल होते, तो आप क्या करते। लेट इट बी देयर बी 2 सिचुएशंस। इन वन सिचुएशन आई एम टेकिंग दैट you are analyzing a project, you want to take a new investment appraisal, you want to take a capital budgeting decision. आप उस प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी एनपीवी निकाल रहे हैं, उसका आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार वो प्रोजेक्ट थोड़ा रिस्की है, ठीक है, इट विल नॉट गिव अ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, वो शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं देगा, लंबे समय में देगा, ठीक है, बट गुड प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट विच यू आर एनालाइजिंग। नाउ यू आर अ सीईओ, यू आर रामलाल,
द पॉइंट इज यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो. आपके पास जैसे CFA USA करने की ऑप्शन भी थी और CPA USA करने की भी ऑप्शन थी. अब CPA USA मेन इज टुवर्ड्स अकाउंट्स, टुवर्ड्स ऑडिट, टुवर्ड्स टैक्स, टुवर्ड्स कस्टमाइज अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बट CFA is towards customized finance. So you have chosen this one, you know. Similarly, Ramlal has two options. Second option है project is not so risky. Project ज़्यादा risky नहीं है. अच्छा, वो रीजनेबल प्रॉफिट दे भी देगा शॉर्ट रन में. अच्छा, आपको पता है मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बताया था कि रिस्क और रिटर्न की मोहब्बत होती है. जितना जितना रिस्क बढ़ाओगे उतना रिटर्न बढ़ेगा. दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. जस्ट आई हैव टोल्ड यू इन दैट टाइम. जैसे सन क्लाइमेट का, सन का आना और सनस्क्रीन लोशन का होना, जैसे आलिया भट्ट का कुछ बोलना और रणबीर कपूर का उसको बैकअप करना. इट मींस द पॉइंट इज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप माय डियर फ्रेंड्स. रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, रिटर्न इज अ डिपेंडेंट फैक्टर. आपको पता है रिस्क और रिटर्न का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब यहां रिस्क कम है लेकिन प्रॉफिट्स शॉर्ट रन में हो सकते हैं, वहां रिस्क ज्यादा. आप बताइए, अगर आप एज अ शेयर होल्डर होते, why you have invested in equity? You know, because you are interested in long run benefits. You are interested in the value maximization. You are interested in the wealth maximization as a shareholder. But as a CEO, as a Ramlal, as a charter holder, whether you will be expecting, you know, you will not be expecting, you will not be watching for long run. You are mainly interested in the profits. अभी चाहिए प्रॉफिट, बिकॉज आपका जो इंसेंटिव है, आपका जो बोनस है, आपकी जो सैलरी है, वो प्रॉफिट्स में रिलेट करती है और प्रॉफिट शॉर्ट रन में होता है. तो आप कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? अगर आप एज ए CEO होते तो आप प्रोजेक्ट नंबर बी लेते, ये वाली ऑप्शन लेते, ऑप्शन बी लेते. बट एज अ शेयर होल्डर आप ऑप्शन नंबर ए लेते. द पॉइंट इज नाउ देयर इज अ सेकंड, यू नो, नाउ देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. दोनों के विचार अलग अलग हैं. अब क्योंकि विचार अलग अलग हैं तो बताइए मेरे दोस्त, मैंने लिखा, कंक्लूजन भी लिखा, इतनी मेहनत की कि केस स्टडी का कंक्लूजन तक लिख दूं. नहीं है करिकुलम में, नहीं है स्क्वायर में, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे यार. आप चेक करके देख लो यूट्यूब में. कंक्लूजन लिखिए, रामलाल विल प्रेफर ऑप्शन बी. रामलाल विल नॉट हैव एनी रिस्क ऑन हिज जॉब, क्योंकि वो अपनी जॉब में रिस्क नहीं लेना चाहता. Now another point of view from shareholders option A is to be preferred, which might not give profit in the short run but benefit in this. Hence it is named as conflict of interest. चाहता तो मैं ये केस स्टडी नहीं भी देता और आगे चला जाता जैसे बाकी सब कर रहे हैं. बेटे दिल है कि मानता नहीं मानता मेरा दिल यार. क्या करूं? प्यार किया आपसे, आपको प्यार ही नहीं करना आता यार. आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मान रहे हो. कुछ दिनों में मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, फिर कैसे करोगे आप यार? आओ नेक्स्ट केस स्टडी एक और देखते हैं. बेटे तब तक बताता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा. मैं ITC इंडियन टोबैको कंपनी का केस स्टडी आपके सामने लेकर आ रहा हूं. सपोज करते हैं कि आप शेयर होल्डर हैं ITC के, इंडियन टोबैको कंपनी के. आप प्रिंसिपल हैं और आपने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है एज ए एजेंट, बट नेचुरल. अब आपको पता है ITC क्या क्या काम करती है? बेटे ITC सिगरेट्स भी प्रोड्यूस करती है, ITC होटल्स में भी है, ITC पेपर इंडस्ट्री में भी है, ITC के बड़े सारे कामकाज हैं. बट मेन क्योंकि वो टोबैको में डील करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री दे ब्रिंग सम स्पेशल रूल्स फॉर स्पेसिफिकली फॉर टोबैको प्रोड्यूसिंग कंपनीज. दिल हूं करे घबराए. तो अब आपको ऐसा लग रहा है, आप एज अ यू नो इंडियन टोबैको कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट हो आप, है ना. नाउ यू वांट दैट कि आपकी कैश रिच कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं टोबैको से. बट आपको मन में लग रहा है कि कहीं कल गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ गई और ये गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया तो हम मारे जाएंगे. तो आप क्या कर रहे हो? जो प्रॉफिट्स आते हैं आप सारे के सारे के नए प्रोजेक्ट में डालते जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, है ना. एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो. लेट इट बी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या लेट इट बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है सर, केस स्टडी समझ आ गई. बट एज अ शेयर होल्डर आप क्या सोचोगे कि हाँ ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी है, ये कंपनी टोबैको बनाती है, ये गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ सकती हैं. तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, हमारे को हमारे पैसे फटाफट मिल जाए, कब ये नए प्रोजेक्ट में डाल दें, कब वहां पे आएगा, कब ये होगा. नो, योर स्कूल ऑफ थॉट कैन बी दैट यू शुड गेट हायर डिविडेंड, यू नो.
So just have a look on this and please write it down. Very important case study. There can be different reasons of conflict. Now there are different reasons for conflict, you know. Agent incentives may not align with those of the owners. इसका मतलब जो इंसेंटिव हैं, जो आपको इंसेंटिव मिलने हैं, वो कई बार अलाइन नहीं होते विद, किससे अलाइन नहीं होते, किससे अलाइन नहीं होते, मे नॉट बी अलाइंड विद दोज ऑफ ओनर्स. मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ हो सकता है, प्रिंसिपल का कुछ होगा, एजेंट का कुछ होगा. इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप मे नॉट बी. अभी हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप. अभी सेकंड LOS-A में दो बातें हैं. एक है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप और एक है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स. अभी मैंने स्टेक होल्डर ग्रुप्स बताना है. आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय प्रिंसिपल, व्हाट आई मीन बाय एजेंट एंड व्हाई देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. मैं वहीं पर हूं. ठीक है सर. इंफॉर्मेशन असिमेट्री. अभी हम देखेंगे व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन असिमेट्री. नाउ दीज कैन बी द डिफरेंट रीजंस, यू नो, इन बिटवीन द कन्फ्लिक्ट्स. सपोज चलिए अभी पहले हम ये देख लेते हैं. पहले मैं थोड़ा सा एक आपको गूगल बाबा लेके जा रहा हूँ, विकिपीडिया पे चेक करिए. बड़ी मेहनत की है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए. कोई कराता है वेबसाइट से, कोई गाने दिखाता है, कोई मोटिवेशन करता है, कोई खड़े होकर पढ़ाता है, कोई एनर्जेटिक होकर करता है, कोई टाई पहन के भी नहीं पढ़ाता. यार कैसी बातें कर रहे हो आप यार. और आपको लॉजिकली समझ आ रहा है, आपके में एनर्जी फ्लो हो रही है. आप ऐसा फील नहीं कर रहे कि आप सच में रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो. आपको लग रहा है कि यार ये सामने आ जाएगा कैमरे से निकल के, अभी मारेगा थप्पड़ अगर हम लिखेंगे नहीं तो. आपको क्लासरूम की फीलिंग आ रही है. कमेंट्स आ रहे हैं बेटे हमारे को. क्या बात कर गए आप. देखिए क्या देखना है. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप देखिए एज पर विकिपीडिया. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. वो कहता है कि एजेंट ऑलवेज हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हैज इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट. ओके. बेसिक आइडिया ऑफ एजेंसी थ्योरी. Now this is principal, this is agent, corporate management. They have different thoughts, and hence there will be a different conflict between them. And when there is a conflict, जब भी conflict होगा तो फिर दोस्तों उसको गवर्न करने के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता. तो मैं फिर आ जाऊंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. अभी हम देखेंगे. लेकिन एक गाना, एक छोटा सा गाना दोस्तों, मैंने बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये गाना. जब मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है मैं इस गाने को देखता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि यार बस खाली पढ़ते ही रहेंगे, पेपर ही देते रहेंगे, कब जॉब लगेगी, कब ये होगा, कब वो होगा. तो बेटे हिम्मत करके जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं की जीत होती है. मन छोटा मत किया करो. आप देखो ना कितना बढ़िया इस गाने में, देखो जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल. होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल. लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल. ऑल इज वेल. अंडे का क्या होगा, मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. कोई बात नहीं, जो भी फ्यूचर होगा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ना है यार. सब बढ़िया होगा. अभी तक अच्छा हुआ है ना. तो आप बस अपना ईमानदारी से कर्म करो. कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन. आप कर्म करो यार, बाकी सब हो जाएगा. आप टेंशन मत लो. देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ और भी लिखा है. आप एक बार आ जाइए. लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं. आज के इस लेक्चर में दो बातें कवर करनी थी. द वन इज मैंने एक बात ये कवर की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. एंड सेकंड इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स. इसमें मैं अब आपको स्टेक होल्डर के ग्रुप्स बताना चाहता हूँ. आपको पता है वो थोड़ा सा मेरे को लिखवाने हैं. मैं स्लाइड ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ चली गई वो स्लाइड, है ना. स्टेक होल्डर ग्रुप्स ऊपर चले गए. एक बार देखते हैं बेटे. बस उसके बाद उनका कन्फ्लिक्ट्स देखना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. एक सेकंड बेटा, सिर्फ एक सेकंड मेरे बेटे, एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड. कोई घबराना नहीं, मन छोटा नहीं करना बेटे, नहीं करना बेटे, नहीं बेटे.
बड़ी मेहनत से बनाई है बेटे, आपको क्या पता क्या क्या किया होगा इसके पीछे, कितने लोग लगे। अब बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि लर्निंग आउटकम ए को अगर आप देखें, so I will say learning outcome A can be divided into two parts. One is what is the meaning of principal and agent relationship, and second is what are the conflicts of different stakeholder groups. So I have covered principal agent relationship. I have discussed with that. Now the point is, I am moving to next part of LOS A. That is what are the conflicts of stakeholders groups. So before that conflicts, you should be aware. In the last reading we have already discussed stakeholder groups. So again, क्योंकि हमें stakeholder groups के कन्फ्लिक्ट्स देखने हैं तो एक सेकंड लगेगा, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स तो लिख दो। ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो शेयर होल्डर्स होते हैं। बेटा ये लिखोगे ना इंटरेस्ट तो आपको कन्फ्लिक्ट समझने में आसानी आएगी। मैं अभी शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कराऊंगा, शेयर होल्डर्स और सीनियर मैनेजर के बीच में कंपैरिजन कराऊंगा, शेयर होल्डर्स और सप्लायर के बीच में कराऊंगा, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के बीच में कराऊंगा। इट मीन्स ओनर्स का हम बेस लेंगे, प्रिंसिपल ओनर रहेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और उनके दोनों के थॉट्स को सोचेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा कन्फ्लिक्ट्स क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पहले लिखिए स्टेक होल्डर के ग्रुप्स क्या है, पहला लिखिए शेयर होल्डर और उनको ऑब्जेक्टिव लिखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, दे ओनली वांट अमीर बनना। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स टू मैनेज द बिजनेस। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी जॉब बढ़ी रहे, बार बार डायरेक्टर बने, इंसेंटिव मिले, बोनस मिले, घूमे खाए फिरे मजे करें। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। Senior management appointed by board of directors. Now this is also a related party. Next is the employees. Employees जो उस कंपनी के होते हैं, they want that company should be profitable and they should get incentive, they should get promotion. Okay, and the last is suppliers. Suppliers की क्या अभिलाषा होती होगी कि भाई साहब जो उन्होंने सामान दिया है ना, वो उनको प्रॉपर पैसे मिल जाएं और जिंदगी के मजे लें। ये एक मेन थॉट प्रोसेस होता होगा, लेकिन इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं बेटे। तो अब लास्ट पड़ाव पे आ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने करिकुलम, मैंने स्क्वेजर, मैंने मॉक टेस्ट और आपके मैनुअल को देखकर कुछ बातें लिखी हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। आज हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक मैंने वो डिस्कस कर भी दिया है, दो केस स्टडी से, इंडियन टोबैको कंपनी एंड रामलाल, है ना। तो मैंने फिर भी लिखना है शेयर होल्डर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ और मैनेजर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है और उनके रीजंस क्या होते हैं। पहला रीजन मैंने लिखा, रीजंस लिखने फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टेबल है। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट दे आर नॉट रेडी टू टेक हाई रिस्क, बिकॉज वो अपनी जॉब को दाव पे नहीं लगाना चाहते। बट शेयर होल्डर्स बाय नेचर दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। सो फर्स्ट रीजन कैन बी देयर कैन बी अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिस्क टेकर, रिस्क प्रोफाइल दोनों की अलग अलग है। सेकेंड रीजन लिखनी है बेटे, if inside directors, I think I have already told you what I in the stakeholders that there are inside directors and there are independent directors. तो मैंने आपको सेकंड रीजन बताया, इफ इनसाइड डायरेक्टर्स फेवर मैनेजमेंट इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इनसाइड डायरेक्टर्स ने अगर सीनियर मैनेजमेंट की बातों को माना, उनके इंसेंटिव बढ़ा दिए, उनका प्रमोशन कर दिया, वो सब कहाँ से होगा? पैसों से। पैसे किसके हैं? ओनर्स के। तो दैट कैन ऑल्सो बी रीजन। शेयर होल्डर नहीं चाहता कि उनकी प्रमोशन हो, शेयर होल्डर चाहता है कि उस सीईओ को बाहर निकाल दें, बट द पॉइंट इज डायरेक्टर्स उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन इन बिटवीन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो वी आर राइटिंग डाउन द रीजंस। हम रीजंस लिख रहे हैं इस समय। आई थिंक 2 रीजंस आप लिख चुके हैं। तीसरी रीजन इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब है कि आपके मन में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ओनर्स के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जो ज्यादा ऑपरेट कर रहा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट दे हैव मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर्ड टू द ओनर्स, बिकॉज ओनर्स हैव द पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो द पॉइंट इज, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है और आपके पास ज्यादा है, तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं या नहीं? बिल्कुल है बेटे, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, प्राइवेट डेट जो होता है, बिकॉज वो बैंकर्स होते हैं, दे कैन डिक्रीज द इंफॉर्मेशन asymmetry, but in case of owners and directors there is a huge vast gap between the information, that is named as information asymmetry, and that can be a very important reason, you know, for the conflict between the shareholders and the directors. Next is managers may put less effort. अब होगा क्या कि साहब उनको तो फिक्स्ड पैसे मिलने ही है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, उनको तो फिक्स पैसे मैंने देने ही है।
लेक्चर्स बिके ना बिके, भाड़ में जाएं, जैसे भी हो, बट मुझे अंदर से दर्द क्या होगा कि लेक्चर्स बिके यार, ये हो यार, वो हो यार। इट मीन मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग है और उनको थॉट प्रोसेस अलग है। हम एज्यूम करता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो हम एक नया सब्जेक्ट सोचते रिकॉर्ड करें ना करें, लेवल 2 लेवल 3 भी रिकॉर्ड करें या नहीं करें, तो वो कहेंगे कर लो, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं करूंगा तो क्या क्या कॉस्ट और इनकर हो सकती है। नाउ दे हैव नॉट डन द प्रॉपर एनालिसिस। सिमिलरली सीनियर मैनेजर्स जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एनपीवी निकालें, वो प्रॉपर आईआरआर करें, वो प्रॉपर एनालिसिस करें। अल्टीमेटली लूजर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। So next reason can be, managers may put less effort in evaluating investment decisions. बड़ा important है बेटे। Managers may put less effort. Managers may put less effort in evaluating investment decisions. Manager commission, manager compensation is tied with empire। तो ठीक है, वो लिख लिया था आपने। Managers may undertake self dealing, मतलब बेटे मैनेजर्स अपना फायदा सोचेंगे, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए करेंगे, क्या पता वो रिसोर्सेज मिसयूज कर रहे हो। सेल्फ डीलिंग का मतलब है टू यूज द रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट रिसोर्सेज फॉर द पर्सनल बेनिफिट। सो आई थिंक दीज आर द रीजंस फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास 50 या कुछ ज्यादा परसेंटेज होती है, 51%। कुछ होते हैं माइनॉरिटीज। Now, as per the legal law, when you have 51% of voting power, you can change the board of directors. You can take some strategic decisions. अब माइनॉरिटीज के पास इतने शेयर्स ही नहीं होते, वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं यहाँ डिविडेंड मिल जाए, वो चाहते हैं ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। बट यहाँ पर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स मोर रिस्क, दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन, दे वांट दैट देयर ओन डायरेक्टर शुड कम। तो कहीं ना कहीं अदर शेयर होल्डर्स के बीच में भी, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। ये बात मैंने लिखी है, आप नेक्स्ट उसमें लिखें कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, टेस्टेबल एरिया बेटे। शेयर होल्डर के बीच में भी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक ग्रुप हो सकता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का और दूसरा हो सकता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो आप ऐसे ही चित्र बनाए, चित्र रूपा बनाइए। conflicts between the group of shareholders, conflict between the group of shareholders, conflict between the group of shareholders. Now group of shareholders I have divided into two parts. One is the controlling interest and second is the minorities. अब जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले हैं वो कहते हैं भाई हमारे पास वोटिंग पावर है, हम चाहते हैं डाइवर्सिफाई करना है किसी भी मुद्दे पे। माइनॉरिटी वाले क्या होंगे? वो कहेंगे नहीं भैया हमारे पास वैसे कंट्रोल नहीं, वी डोंट वांट डाइवर्सिफिकेशन, प्लीज गिव अस द डिविडेंड। नो, वो डिविडेंड मांग रहे हैं, वो कहते हैं डाइवर्सिफाई करो। इट मींस देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट। और कई बार ऐसा भी होता है कि डुअल वोटिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। सीएफए यूएसए इंस्टीट्यूट डुअल वोटिंग स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। एक बच्चा को नींद आ रही थी, वो कहता है डुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने कहा बेटे पहले कमर सीधी करके बैठ। आपके पास कई बार शेयर्स उतने ही होंगे लेकिन आपके पास उसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब मैं कहता हूं आपके पास 10% उस कैटेगरी के शेयर्स हैं डुअल वोटिंग पावर स्ट्रक्चर के, तो असूलन से तो आपके पास 10% वोटिंग पावर होगी। बट द पॉइंट इज बिकॉज दे आर आर स्पेशल क्वालिटी वोटिंग राइट्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10% क्वांटिटी में होकर भी वोटिंग पावर आपके पास 40% की है। आइए एक बार देखें डुअल क्लास स्ट्रक्चर। Now, it means there can be a conflict between single class structure and dual class structure, and CFA इंस्टीट्यूट जो है वो dual class structure को प्रमोट नहीं करता। dual class structure का मतलब क्या है कि आपके पास शेयर्स कम है लेकिन वोटिंग पावर ज्यादा है ना। तो लास्ट में आ गए बेटे, व्हाट इज द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, दैट इज सप्लायर्स। आप बताओ अगर आप किसी कंपनी के सप्लायर बन जाओ तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि ये कंपनी ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि रिस्क लेगी तो क्या पता आपके पैसे वापस ही ना मिले, क्या पता आपकी टाइमली पेमेंट ना हो। तो एज अ सप्लायर ऑफ दैट रॉ मटेरियल यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट दिस कंपनी शुड नॉट इंक्रीज, शुड नॉट इशू मोर डेट, शुड नॉट टेक मोर रिस्क, because in that case they will not be able to pay the timely payment of to the share or to the suppliers. But if I see from the shareholders point of view, they want to raise more funds, so that is a cheaper source of fund.
because they have to pay just cost of debt, because they have to pay interest, and interest is tax saving. तो आप सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि दोनों के विचारधाराओं में डिफरेंस है, एंड हेंस दीज आर द रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेक होल्डर ग्रुप्स. तो ये था बेटे लेक्चर 1. अब मैं लेक्चर 2 में इसी बात को इंग्लिश में बताऊंगा. मेहनत की है बेटे, प्यार किया है. उस वो लेक्चर नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. वो मैंने किसी दूसरे कोर्स में कराया है, लेकिन वो क्या मैंने समझाया और क्या डायग्राम बनाया एजेंसी थ्योरी के, और क्या बातें बताई स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट की. आप अगर आज के लेक्चर में कुछ कम बात भी समझ आई है तो उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा. मिलते हैं बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.